अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा चैट में लिख के बताइए मेरी आवाज आ रही है। फाइजा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आप को होस्ट है। आप अपनी पीपीटी शेयर करके देखिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फाइनली। डॉक्टर जुबेर, मेरी आपको नजर आ रही है स्क्रीन और आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत प्यारी सी आवाज हमें सुनाई दे रही है आपकी। और स्क्रीन भी नजर आ रही है। ये फुल स्क्रीन नहीं हो रही। इसका कुछ पे अपने पास से मेरा कुछ सेटिंग करनी है। नहीं, बस सिंपल प्रेस 5 कीजिए। शिफ्ट प्रेस अच्छा, F5। आई गेस इंटरनेट पे शायद कोई इशू है जो शायद मेरी तरफ से है, जो अभी आपको आ नहीं रहा। कोई बात नहीं है, ऐसे भी चलेगा। हम सुन रहे हैं। वी आर ऑल ईयर्स। आप बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, चले मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल लिसानी यफ्क़हू कौली। हम जी रिकैप करते हैं इसका। बुक का चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड, इसका आज पार्ट 2 हम कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी पे है।
डॉक्टर जुबिया ने अपलोड किया हुआ है। और इस बुक का मैंने बताया था कि इस बुक का स्लाइड चेंज कर रही हूँ लेकिन वो आ नहीं रही है आपके स्क्रीन पर। व्हाट कैन बी द रीजन? मैम फाइजा, इज एवरीथिंग ओके? डॉक्टर जुबिया, मैं पूछ रही थी कि स्लाइड्स मेरी शो नहीं हो रही। मैं आगे पीछे कर रही हूँ लेकिन स्लाइड्स शो नहीं हो रही हैं। स्लाइड्स हमें तो शो हो रही हैं। अच्छा, फिर मैं इसको अगर F5 से निकाल रही हूँ ना, नहीं है। विल यू प्लीज अलाउ मी कि मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर लूँ बंद करके? श्योर, श्योर, आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज मुझे एक सेकंड देगा। ठीक है। जी डॉक्टर जुबिया, नाउ आई थिंक इट्स फाइन नाउ। अच्छा जी, बात हो रही थी कि चेंज ऑफ लेंस चेंज ऑफ वर्ल्ड पार्ट 2 का आज हम पार्ट 2 करेंगे। और ये फाइज़ा संस्याल की बुक लिखी हुई है। इसका इस पे नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। इसकी अगर आपको इंग्लिश वर्जन या उर्दू वर्जन चाहिए हो तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही अगर आप इंग्लिश में लेते हैं तो बहुत ही आसान लैंग्वेज और समझने वाली लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है। लेकिन उर्दू भी इसका जो वर्जन है वो भी बहुत अ, अच्छा, इसका जो पार्ट 1 के जो प्रिंसिपल्स थे उसका रिकैप थोड़ा सा मैं देना चाहूंगी कि सब एक एक चीज हमने पढ़ी थी कि विनर्स आर नॉट बोर्न, दे आर मेड। इसमें से काफी हमने पॉइंट पढ़े थे कि जो कामयाबी होती है वो ऐसे ही नहीं आ जाती, इसको लेनी पड़ती है। आप कोई भी बच्चा अपने साथ कामयाबी को लेके बोर नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा आप लोगों के पास पैसे होंगे, या कोई फैमिली में कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत फॉर्चुनेट होता है। वो ऐसी फैमिली में पैदा हो जाता है कि वो तो गोल्डन स्पून लेके पैदा होता है। लेकिन पता जब तब चलता है कि जब बड़ा होकर कुछ भी नहीं बता, कोई भी उसकी ability नहीं होती। वो अपने पेरेंट पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट होता है पैसों की वजह से, घर की वजह से, कि उसका कोई नाम नहीं होता। तो बहुत बड़े बड़े घरानों में बहुत बड़े बड़े लोग के ये आप देखें कि नबियों के बच्चे भी भटक जाते हैं, नबियों के बच्चों को भी हिदायत नहीं आती। तो इसी वजह से हर इंसान को अपनी सोच के बाद देखना पड़ता है कि उसमें अपने अपने आप को बेहतर बनना है, आपको उस विनर्स में कैसे लेकर जाना है। अपने माइंड को ट्रेन करके, पॉजिटिव थिंकिंग को ट्रेन करके। उसी के एक बहुत ज्यादा जो डिफरेंशिएट होता है, एक मेजर चीज एक लूजर और एक विनर के दरमियान में, वो वो एटीट्यूड होता है, वो
होती है। लोग जो है, मैंने एग्जाम्पल, बहुत बड़े लोगों के बच्चे भी कुछ नहीं बन पाते। और बहुत अक्सर जो सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने आती हैं, वो आती हैं कि जी आपके जो बिल्कुल ही लो लेवल के जो लोग होते हैं, वो जैसे बिल्कुल ही बाज का कोई ऐसी सक्सेस स्टोरीज मेरे सामने है कि जो कि काम वाले थे, झोंपड़ियों में रहने वाले थे, उनके बच्चों ने बड़े होकर क्या क्या कुछ सीख लिया, उनके बच्चों ने बड़े होकर क्या क्या कुछ इन्वेंट कर लिया, जिसमें उनका नाम बन गया कि ये वो बच्चा है जिसने गाड़ी बनाई, ये वो बच्चा है जिसने कोई मशीनरी इजाद की। इसलिए आपका जो विनर्स होते हैं वो एटीट्यूड होता है, थिंकिंग होती है आपकी, जो आपको कामयाब, बहुत फैसिलिटीज हैं और आपके पास बहुत कुछ है, वो आपको कामयाब नहीं बनाता। आपके पास बहुत से रिसोर्सेज, वो आपको कामयाब नहीं बनाएगा। तीसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर डेस्टिनी, हम अपनी किस्मत को खुद बनाने वाले हैं। बात, बहुत से लोग पूछते हैं कि किस्मत तो पहले से ही लिखी हुई है, वो तो प्री प्लान थी, वो तो अल्लाह ताला ने लिख दी। जी लिख दी, बिल्कुल लिख दी, लेकिन ये है कि उसमें हमारा ईमान भी है, लेकिन उसमें जो एक मेजर चीज है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि दुआ तकदीर बदल देती है, ये कहाव है ना। अगर तकदीर ना बदली जा सकती या डेस्टिनी हमारे हाथ में ना होती, तो अल्लाह ताला हमें ये ना बताते कि भी दुआ बदल सकती है। तो इसी तरह आप एक और बात बहुत ज़्यादा सुनने में आती है कि आप ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि आप कुछ भी ले लें। आप सब कुछ नहीं ले सकते, लेकिन आप कुछ ले सकते हैं। अपने आप अपनी सोच के साथ, पॉज़िटिव सोच के साथ आप बहुत कुछ ले भी सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि सारी चीज़ें पैकेज में आती है। कोई एक चीज़ जाएगी तो दूसरी आएगी। इस तरह आप अपनी किस्मत को खुद ही शेप देते हैं कि आपने क्या चीज़ नहीं है और क्या चीज़ नहीं। इस स्टडीज़ के आप जितने भी सेटबैक्स हैं, वो आपको नीचे गिराने के लिए नहीं आते। वो आपको एक नई अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। वो आपको एक नया अ अंदाज़ देते हैं जीने का। वो आपको एक नए रास्ते दिखाते हैं कि यार अच्छा चलो, अब ये तो तकलीफ़ आ गई, या ये तो मुझे, मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया। अब मैं इसके साथ, इसके बाद अब कौन-सा रास्ता है कि ज़िंदगी फिर से दोबारा से लेकर चलूँ। ये तो हर इंसान की ज़िंदगी में आता ही है कि मुश्किलें तो आती ही हैं, सेटबैक्स तो आते ही हैं, लेकिन हमने उसमें से सीखना कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा आगे जल्दी कैसे चले जाना है, ये हमारे पे डिपेंड करता है, वरना वही पेन और वही तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में दोबारा आ जाती हैं। उसके बाद है बिलीव्स आर आवर ओन चॉइस, हम क्या बिलीव करते हैं, ये हमारी अपनी जो है ना वो चॉइस होती है कि हम ये बिलीव कर लें कि अल्लाह ताला कहता है ना कि मेरे से जो गुमान करोगे मैं तुम्हें सही दूंगा। तो ये वही चीज है कि आप जो बिलीव करेंगे ना कि अल्लाह ताला के सिस्टम जो किसी को नहीं होता, या खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला किसी पे रहमत करता है और किसी पे नहीं करता, ये आपके अपने बिलीफ होंगे जो आपको आपको ब्लेस्ड भी कर सकते हैं या आपसे नेमतें छीन भी सकते हैं। तो उसके बाद था कि you come a tea, we wear, watch, hear, do and think all day। इसका भी मैंने एग्जांपल दी कि आप वही, आप जो कर रहे होते हैं, सोच बनते हैं या है, जो आपकी सोच होती है वो सब कुछ उस तरह से बनता है जो आप सब कुछ देख रहे होते हैं। जब आप सारा कुछ देख रहे होते हैं ना, तो उसके वही आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस में फीड होता जाता है और अल्टीमेटली वही चीज आप करना भी शुरू होते हैं। जैसे हर रोज बैठ के आप मतलब दिन का जो आपके पास जो भी टाइम मिलता है, काम के अलावा, घर के कामों के अलावा, बच्चों के अलावा, तो आप रील्स देखते रहें या फेसबुक कॉल करें या यूट्यूब पे वीडियो देखते रहें, तो आप अल्टीमेटली वैसे ही बनने की कोशिश करेंगे। आप चाहे जितना कह लेंगे हाय ये कितना खराब है, मैं तो इसलिए देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि जमाना कितना बुरा हो गया है, नहीं, वो बुरा आप पे कहीं ना कहीं, अगर आप कंटिन्यूसली, बुरा कहीं ना कहीं आपको जरूर करेगा। इसमें एक चीज़ थी जो मैंने पिछली दफ़ा नहीं बताई थी कि एक बच्ची थी जो कि सर के पास आई थी काउंसलिंग के लिए। तो देखने के, मैं आपको ये बताने लगी हूँ, ये वाक़या देखने से कितना ज़्यादा रिलेट करता है कि आप कितना कितना अफ़ेक्ट है आपका कोई एक चीज़ को देखने का, जो कि आपको पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियसली आप देख रहे हैं। तो इस स्टोरी को गौर से सुनिएगा, ये बहुत ज़्यादा इसमें हमारे लिए सबक आमूज़ नहीं है ये, जिसमें हम काफ़ी कुछ लर्न कर सकें। कि लड़की की स्टोरी थी जो कि सर के पास आई थी काउंसलिंग
के लिए पेरेंट्स बहुत परेशान थे उसके लिए कि यादें समझ नहीं आती, हमें समझ नहीं किस किस्म का प्रपोजल होती है। तो सरप्राइज उससे पूछा कि आप किस किस्म का बंदा चाहती हो, जो कि आपको कोई चीज कोई कोई प्रपोजल पसंद नहीं आता, छोटी चीजें जो कि उसके दिमाग में थी। अलग सी बच्ची थी, बुक्स पढ़ी थी, थोड़ी सोच उसकी डिफरेंट बाकी लड़कियों से, कि अपीयरेंस भी उसने बताई, उसने उसकी खूबियां भी बताई, कहा कि जी इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, उसकी हैबिट्स ये होनी चाहिए, वो सारा बताया। लेकिन वो जो हैबिट्स वो सारी इंटेलेक्चुअल था वो तो समझ आ गया, सर ने लिखा हुआ है बुक में कि वो तो इनको समझ आ गया, लेकिन वो जो एक अपीयरेंस थी ना, वो बहुत डिफरेंट थी। और वो अपीयरेंस ऐसी थी कि जैसे कोई वेस्ट सिटी का। तो उनका कि ये तो बच्ची मतलब 21वीं सदी की बच्ची है, और ये बता जो चीजें नहीं है वो तो चले, मुझे जो ट्रेड्स बता रही है, क्वालिटीज बता रही है बंदे की, वो तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन जो ये बता रही है इसका मुझे समझ नहीं आ रहा कोई लिंक। खैर, ये भी सर ने लिखा हुआ है कि ये बहुत मुश्किल काउंसलिंग थी, कि को याद है ये बात कि उससे बार बार क्वेश्चन, बार बार वो देखना पड़ा था, इस वजह है कि जिसकी वजह से ये ऐसे अपील्स का बंदा मांग रही है। तो बहुत सेशन करने के बाद, बहुत क्वेश्चन करने के बाद उसने कहा कि मुझे मुझे ना एक चीज जो मैंने आपको नहीं बताई। हाँ, उसको एक सर ने पूछा कि आपके कमरे में क्या क्या कुछ है। तो बहुत कुछ याद बताने के बाद कि बेड है, पेंटिंग्स है, फर्नीचर है, ये सारा कुछ जो भी उसके कमरे में था, सारा कुछ उसने बताने के बाद उसने कहा कि एक और चीज भी है जो मैंने आपको नहीं बताई। वो ये है कि दरवाजे के पीछे, जब मैं जो मेरे कमरे का दरवाजा है उसके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है। और वो पोस्टर जो है ना, वो किसी 19-20 साल के वेस्टर्न बॉय का है, जो कि घोड़े के पीछे बैठा हुआ है, मतलब घोड़े पे बैठा हुआ है। तो उस चीज से अब वो होता क्या था कि दरवाजा जो था, सुबह के दिन जैसे आते जाते रहते हैं आप में, तो दरवाजा खुलता बंद होता है। लेकिन रात के वक्त जब वो दरवाजा बंद करके सोती थी, तो जो आखिरी चीज वो देखती थी ना, वो उस पोस्टर को देखती थी। उस पोस्टर की तस्वीर उसके दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली बैठ गई। अब उसको ये भी नहीं पता था कि वो पोस्टर 15 साल पहले का वो लगा हुआ था। मतलब आप सोचें कि 22 साल की बच्ची है, और लड़की है चले, और बचपन से वो पोस्टर देखती चली आ रही है, और उसको पता भी नहीं है कि वो किस पर्पस से उसने वो पोस्टर लगाया था, और ना ही उसके दिमाग में कोई ऐसा बंदा है। मतलब उसने कहा कि मुझे पता नहीं है कि मैं कैसे क्यों ये वाला बंदा पसंद करती हूँ, ऐसे ऐसे हुलिये वाला बंदा पसंद करती हूँ। तो आप देखेंगे, सोचोगे कितना ज्यादा अफेक्ट होता है कि वो बच्ची चूंकि रात को आखिरी चीज वो देखकर सोती थी, अब उसके दिमाग में वो ऑटोमेटिकली वो इमेज बन गया कि यार मुझे इस तरह का बंदा चाहिए। और चूंकि वो बुक्स वगैरह रीड करती थी, तो इंटेलेक्चुअल उसको वो चाहिए था, और दिमाग में उसके वो अपीयरेंस जो वो थी उस बंदे की। अब ऐसा तो दुनिया कहाँ मिलेगा। तो उस बच्चे की फिर खैर काउंसलिंग हुई, उसको बहुत ज्यादा सबकॉन्शियस में उसकी जो चीजें बैठी नहीं थी उसको ओमिट किया गया। और जो वो लामा इकबाल की तरह की वो पर्सनालिटी चाहती थी, उसको काफी काउंसिल कर करके उसको सर ने फिर ठीक किया। तो ये देखने की इतनी पावर होती है कि आपको खुद पता भी नहीं चलता। मैंने आपको पिछला बार भी बताया था कि हम जब सड़कों से गुजरते हैं और बिलबोर्ड्स देखते हैं, और बड़ी बड़ी लाइट्स और फ्लैश देखते हैं, और मॉडल्स को देखते हैं, तो वो चीजें ना हमारे जहन में कहीं ना कहीं सेव हो जाती हैं। और फिर उसके वो चीजें हमें कैसे असर करती हैं, ये हमें समझ भी नहीं आती। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मर्द हजरात है ना, वो हमेशा औरतों पे लतीफे बना बना के हंसते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से ये डिस्कस कर रही थी कि औरतें क्यों नहीं बनाती पर मर्दों पे। तो उन्होंने कहा कि और मर्दों का और औरतों का दिमाग का जो फंक्शन है ना, वो इसी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप लोग जो अपने सबकॉन्शियस में इमेजेस देखते हैं, वो बस बिठा लेते हैं, और वो कहते हैं कि बस यही ऐसी ही चीज और ऐसी ही जिंदगी शायद आइडियल जिंदगी है। और जो पिछले ज़माने के जब जब हम हवाले देते हैं कि जी हमारी माएँ और हमारे दादी दादियाँ जो थीं, वो घर बड़ा अच्छा सँभाल लेती थीं, डबल डबल काम करती थीं, खुद सारा कुछ बनाती थीं, साबुन खुद बना रही हैं, शैम्पू खुद बना रही हैं, पता नहीं क्या-क्या अचार डाल रही हैं, रज़ाइयाँ खुद बना रही हैं। उनके पास ये इमेजेस नहीं थे जो हमारे पास हैं आज। इसलिए हमारी ज़िंदगी शायद इस इमेजेस की वज़ह से ज़्यादा मुश्किल हुई चली जा रही है। तो ये चीज़ है कि अगर हम कोई चीज़ ऐसी देखते हैं जो कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे लिए कितनी हार्मफुल है,
तो उसको भी हमें वॉच आउट करना पड़ेगा कि हम देख क्या रहे हैं। हम डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, हम जो है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी, अगर ड्रामाज भी अगर आप लोगों का शौक है तो बहुत से ऐसे ड्रामाज हैं जो कि आपको इस्लामिक हिस्ट्रीज दिखाते हैं, हम वो देख रहे हैं, या हम स्टार प्लस देख रहे हैं। तो ये हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम देख क्या रहे हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट था कि यू हैव द एबिलिटी, टैलेंट एंड रिसोर्सेज टू एक्सेल एट लीस्ट इन वन एरिया ऑफ लाइफ। आप हमेशा, आपके पास कोई एक रिसोर्स जरूर, आप कहेंगी ना, अक्सर औरतें एक ऐसी बात करती हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते जी, हमारे खावंद हमारे हस्बैंड जो है वो हमें अलाउ नहीं करते, या हमारे हम चूंकि इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है इसलिए हम ये काम नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ कोई स्किल नहीं सीख सकती, हम अपने आप को बेहतर नहीं कर सकती, हम पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं, हम तो हर वक्त घर में बैठी रहती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी लानी है ना, तो कोई एक चीज़ आप ज़रूर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक रिसोर्स आपके पास ज़रूर होगा जिसमें आप आगे बढ़ सकती हैं, जिसमें आप कोई स्किल सीख सकती हैं, जिसमें आप आपका अपना कोई इंटरेस्ट होगा। जैसे कि बहुत सी औरतों को आर्ट्स का बहुत शौक होता है, कुकिंग का लोगों का पैशन होता है। तो आप मुझे बताएं कि कुकिंग और आर्ट्स और कोई भी स्मॉल बिजनेस शुरू करना अपने हैंडमेड चीज़ों का, इसके लिए स्किल सीखने के लिए आजकल क्या प्रॉब्लम है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यूट्यूब आपके सामने है। और अगर आप ये अ, गिला करें कि नहीं जी हस्बैंड हमें सपोर्ट नहीं करते, या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, या टाइम नहीं देते, तो वो फिर आपने देखना होता है कि फिर आप उसको किस तरह आप इजी कर सकते हैं, या कौन से रिसोर्सेज हैं आपके जिसमें आपको, अगर आप बर्डन ना बने किसी पे, और अपनी ही स्किल्स को यूज करके आप उस काम को बेहतर बना सकें जिसमें आप बनाना चाहती हैं। तो आपके पास टैलेंट, हर बंदे के पास अल्लाह ताला ने कोई ना कोई टैलेंट दे के उसको लाज़मन दुनिया में भेजा है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो बगैर किसी टैलेंट के दुनिया में आए। तो लास्ट पॉइंट था कि देयर इज़ नो ग्रेट सक्सेस विदाउट कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क। और इसके बाद अगर आप अपने साथ कमिटमेंट नहीं करते कि हाँ, ये तो आज मैंने करके ही रहना है और मैंने कुछ ना कुछ अपना नाम पैदा करना है और मैं इस पे मेहनत भी करूँगी, तो तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकती। फिर उसके बाद आते हैं, इसका दूसरा हिस्सा आता है एक्शंस एंड एप्लीकेशंस का। तो इसमें ये है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं माइंड साइंसेस के बारे में, कि माइंड होता कैसे है, सोचता कैसे है, हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें, हमारे इमेजेस बनते कैसे हैं, हम चीज़ों को परसीव कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, और फिर उनको फीलिंग्स में और इमोशंस में कैसे ढाल लेते हैं। तो अब अगर हमें करना क्या है, हमने कौन से ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से हम माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि भाई किसी गलत चीज़ की तरफ ना जाएं। उसमें सबसे पहली चीज़ जो है, ये पिछली दफ़ा भी थोड़ा-सा मैंने इसको टच किया था कि इस बुक में लिखा ब्लेम नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना। ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है कि ख़ास तौर पे वुमेन यूजुअली कंप्लेन हस्बैंड ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया। इसमें एक सर ने एक स्टोरी लिखी हुई है एक औरत की, बता रही हूँ ना कि हस्बैंड ने ये, बच्चों ने ये उसी की स्टोरी में बताने लगी हूँ कि एक बंदी थी जो कि बहुत ओवरवेट थी और सर से काउंसलिंग करवाने आई। तो उसने ना सर ने पूछा कि भाई आपका ये वेट कब से है, और कब से आप इतनी हुई हैं, फैट हुई हैं, या आपका आपके आपके ऊपर फैट आया है। तो व्हाट इज द फर्स्ट रीजन, आप पहले कैसी थी और अब कैसे, आप कैसे हो गई। तो जब उसने वो बताना सारा शुरू किया, सारा अपना लाइफ के बारे में, शादी से पहले से स्टार्ट किया बताना, तो उसने सबसे पहले अपनी माँ को ब्लेम किया। उसने कहा कि मैं अपनी मम्मी को बहुत समझाती थी कि आप जो है ना वो हेल्दी फूड बनाया करें, और मुझे इतना ज़्यादा ना खिलाया करें, और आप मुझे बहुत खिलाती हैं जिसकी वजह से मैं मोटी होती जा रही हूँ। तो वो मेरे में टेंडेंसी आ गई मोटे होने की, और मैं मोटी होती चली गई। फिर शादी के बाद जो थे वो हस्बैंड, वो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड पसंद करते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी ऑयली फूड बनाना पड़ता है और खाना पड़ता है। अब मैं उसकी वजह से फिर मैंने मज़ीद वेट गेन कर लिया। उसके बाद बच्चे हैं, बच्चे तो मुझे कोई टाइम ही नहीं देते करूँ, बच्चे तो मुझे कुछ करने ही नहीं देते कि मैं अपना को लूज़ करूँ। तो ये है ब्लेमिंग और कंप्लेनिंग, कि आप अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, और आप दूसरों को कहती जाएं कि नहीं जी आपकी वजह से मैं ये नहीं कर सकी,
और आपकी वजह से मैं ये नहीं कर सकती। तो हमारी जितनी भी मिजरीज हैं जिंदगी की, उसका कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसकी मिजरी का रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। हमने खुद अपने जहन पे ये सवाल किया होता है कि क्योंकि दूसरे लोग हम नहीं चाहते कि मैं पतली हूँ, इसलिए मैं नहीं पतली हो सकती। सारी दुनिया, अगर आपका कोई एक एम्बिशन है, अगर आपका कोई एक गोल है, तो सारी दुनिया तो गोल नहीं हो सकता। अगर हमने डाइटिंग करनी है तो हम घर वालों को मजबूर क्यों करें कि हम वही खाना खाएं जो हम खाएंगे या हमारी डाइट के लिए जरूरी है। उनका क्या कसूर है बेचारों का। तो ये छोटे छोटे जो ब्लेम और कंप्लेन होती हैं ना, इनको हम सिर्फ समझ लें, अगर अंडरस्टैंड कर लें कि इनमें इसमें दूसरा कोई कसूर नहीं होता, तो ये हमारी आदत आराम से खत्म हो सकती है। इसको खत्म करने से ही हम खुश रह सकते हैं, लड़ाइयाँ खत्म। इसके पीछे भी बहुत ज्यादा रीजन है कि ये कंप्लेनिंग और ब्लेमिंग ही ऐसी क्या चीज है कि जो बेहतर हो सकती है। क्यों बेहतर करनी चाहिए, इसके पीछे एक लंबी लिस्ट है कि आप लोगों की लड़ाइयाँ खत्म हो जाती हैं, आप लोग खुश रहना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के बच्चे, जाहिर सी बात है, आप खुश हैं तो आपके बच्चे खुश रहेंगे। हमारी बहुत सी ऐसी डे रूटीन की चीजें होती हैं कि जो कि हमारे सिर्फ एज अ वुमेन हमारे सिर्फ मूड पर डिपेंड करती हैं कि हमारा मूड अच्छा होगा तो ये बात होगी। तो जाहिर सी बात है, आपकी डेली रूटीन की चीजें आराम से हो जाती हैं। सो ब्लेमिंग कंप्लेनिंग नहीं, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि क्या ऐसी चीज है कि जिसको मैं खुद ठीक कर सकती हूँ। मैं दूसरों को ना इल्जाम दूं कि आपने ये मेरी हेल्प नहीं की, आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, आपने मुझे रिसोर्सेज नहीं दिए। उसके बाद दिस इज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। आप ये वाली चीज जो कि प्रोक्रेस्टिनेटिंग, कि आप एक चीज को बस लटकाई जा रहे हैं, आप खाम खाम एक बात को लंबा करी चले जा रहे हैं। तो होगा क्या कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बाज़ बात ऐसी चीजें होती हैं जो उस टाइम पे ना की जाए तो उनका बाद में फायदा होता, या फिर टाइम ऐसा निकल जाता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती काम की। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जैसे आप उसको डिले करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल थी कि एक बंदा जो था वो बहुत ज्यादा अपनी मैरिज लाइफ में परेशान था। उसकी वजह से जाहिर सी बात है जॉब भी इफेक्ट होती थी, और घर भी इफेक्ट होता था, बच्चे इफेक्ट हो रहे थे। तो लेकिन वो वैसे ही अगर हम घसीटते चले जाते हैं, वैसे ही इन चीज़ों को लेके चलते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। फिर हम उधर ही एक ही चीज़ में फंसे चले जाते हैं, फंसे रहते हैं। उसके बारे में अगर हम कुछ करें ना, जैसे मैं ये नहीं कह रही हूँ ताना खासा रिश्ता तोड़ने की बात हो, अगर दो साइड्स हो सकती हैं, या तो अगर कोशिश करें, और अगर नहीं हो रहा उसको रिश्ता करना सोचें, और अगर निभाना ही है तो फिर खुशी खुशी निभाएं, को देखें कि क्या ऐसी चीज जिसको हम बेहतर करते हैं ताकि हमारा रिश्ता बेहतर हो और दूसरी चीज भी बेहतर सके। जो प्रोक्रास्टिनेटिंग की एग्जांपल्स होती हैं वो ये हैं कि आप सेम जॉब में रहें। अगर आप जैसे आप एक रिश्ते में अनहैप्पी हैं वैसे आप रहें, और इसी तरह एक जॉब में आप अनहैप्पी हैं आप वैसे ही करते रहें, आपको कोई अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। फिर उसके बाद आप एक दोस्त है, ये बहुत ज्यादा हमारे में कॉमन होता है कि हम एक अपने किसी दोस्त से नाराज हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर से नाराज है, तो हम नाराज हैं। हम उससे ये नहीं कहते, पूछते कन्फ्रंट कि यार क्या वजह है, आप सही से बात नहीं करती, मेरे दिल में ये है, आपके दिल में क्या है, मैं ये ऐसे सोचती हूँ, मैंने ऐसा समझा। वो बात शक नहीं करते कि अगला बंदा हमसे हमें समझेगा नहीं और लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन कन्फ्रंटेशन का मतलब ये नहीं होता लड़ाई करना। बात करने का मतलब होता है कि आप अपने अपने अपना हार्ट टू हार्ट टॉक, जिसमें आप अपने मैसेज दूसरे को पहुंचाएं कि यार मैं लड़ना नहीं चाहती, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको जरूर बताना चाहती हूँ कि आपकी इस हरकत की वजह से मुझे लगता है कि जैसे आप मुझे पसंद नहीं करती, आपकी इस हरकत की वजह से मुझे ऐसे लगता है जैसे आप मुझे डिग्रेड करती हैं। तो हम ये बात करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन नाराज साल साल नाराज रहना पसंद करेंगे, और अपने अपने हम हमें अपने आप को जो है ना वो अपनी सेहत को खराब करेंगे। इसके अलावा एक ही सिटी में रहना, एक ही शहर में रहना, जबकि आपको लग रहा है कि वहां पर अब आप अभी आपके लिए कोई बेहतरी नहीं आ रही, और आप शिफ्ट नहीं हो रहे, कहीं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप नहीं शिफ्ट होते, ये भी प्रोक्रेस्टिनेटिंग में आता है। उसके अलावा बहुत सी जो ड्रग्स पे होते हैं लोग, या अनडिजायरेबल जो भी उनका बिहेवियर होता है,
उसको वो कहते हैं अच्छा कल, अच्छा परसों, अच्छा देखेंगे, अच्छा सेहत अभी तो ठीक है ना, जब खराब होगी सेहत देख लेंगे। इवन छोटी छोटी चीजों में भी हम डिले कर देते हैं, जैसे वॉक करना, एक्सरसाइज करना, कोई स्पोर्ट शुरू करना, इसमें भी हम डिले करते रहते हैं कि अच्छा जब ज्यादा अभी तो वेट ठीक है ना, जब ज्यादा बढ़ेगा देखी जाएगी। तो वो फिर वक्त नहीं आता, देखी जाएगी का वक्त नहीं, कभी भी नहीं आता, आपको वक्त निकालना पड़ता है। फिर इसके बाद आप कोई भी आपकी इम्पोर्टेंट काम है जो कि आपने वादा किया हुआ है, कमिटमेंट की हुई है, तो आप उस पे ये बहाना बनाते हैं कि मैं बहुत थकी हुई थी, या मैं मुझे मेरी नींद नहीं पूरी हुई, इस वजह से मैं ये नहीं कर सकी। जैसे अक्सर बच्चों का होमवर्क नहीं होता तो माएँ कहती हैं कि जी हमारे घर में फंक्शन था, या हम जो है वो कहीं गए हुए थे जिसकी वजह से बच्चों का होमवर्क नहीं हो सका। तो टीचर को इससे क्या लगे कि आप कहीं गए हुए थे या कुछ, लेकिन आपकी कमिटमेंट है कि आपने बच्चे को पढ़ाना है तो आपने उसको पूरा करना है। इसी तरह यही एक्सक्यूज के स्कूल स्कूल में जाने का, या असाइनमेंट्स अपनी टाइम पे जमा करवाने का भी यही है कि हम लोग डिले करते जाते हैं, जब टाइम सर पे आ जाता है तो हमें लगता है कि नहीं अब नहीं कर सकेंगे, तो लेम एक्सक्यूजेस फिर हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेटिंग जो है वो हमारे एक तो आम जिंदगी में प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है, और दिल मैले होते हैं। आप दूसरे को ये बता रहे होते हो कि, अगर जब मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि फ्रेंड्स को या फैमिली में इम्पोर्टेंस, और दिलों में बात रखते हैं और उसको लिंगर ऑन किए जाते हैं, क्लियर नहीं, तो हम अपने दिल मैले करते हैं, अपने रिश्ते खराब होते हैं। वो रिश्ते, वो छोटी छोटी चीजें, किसी ने आपके आप मुंह फेर लिया, किसी ने सलाम किया, किसी ने कुछ, छोटी चीजें ना एक दिन पहाड़ बन जाती है। वो जो पहाड़ जब फटता है तो वो एक समझ ही नहीं आती कि अच्छा यार एग्जैक्टली बात कहाँ थी, क्या थी जिससे इतना शुरू हुआ था, वो याद ही नहीं रहती। तो इस छोटी चीजों से हमें अवॉइड चाहिए। अगली चीज है कि पुट अ स्टॉप टू गिल्ट। हम औरतों को ना बेसिकली ये लगता है कि शायद हमने पूरी दुनिया से अपने कंधों पे उठाई हुई है, और जो कुछ खराब हो रहा है ना वो सिर्फ हमारी वजह से हो रहा है। एक ऑपोजिट सिचुएशन भी होती है खैर, कि बिल्कुल ही आप एक एंड पे कोई एक एक बात हो रही होती है और दूसरे एंड पे दूसरी के, नहीं जी पूरी दुनिया जो खराब है, बस मैं एक ठीक हूँ। या फिर ये होता है कि गिल्ट की वजह से लगता है कि सारा कुछ जो भी खराब हो रहा है घर में, बच्चे नहीं ठीक पढ़ रहे, खावन नहीं है, खाना ठीक नहीं बन रहा, या कोई भी ऐसी रीजन जो कि जो कि आपको आपके घर में हो रही है या आपके इर्द गिर्द हो रही है, उसका उसकी रीजन आपको लगता है कि आप हैं। तो इस रीजन से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि यार कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको मैं अपने ऊपर हावी करती हूँ, और कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको मैं अपने ऊपर हावी करके अपने से प्यार नहीं करती, आई डोंट लाइक माई सेल्फ। तो ये एक बहुत बड़ी एक रीजन होती है कि पीछे कि कोई ऐसा काम हुआ होता है कि जिसकी वजह से आप उस इतना अनफेवरेबल बिहेवियर आप अपने लिए इख्तियार कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात इंसान अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देता है, चाहे वो इमोशनली हो या चाहे वो फिजिकली हो। इसमें एक सर्वे एग्जाम्पल लिए एक बंदी थी, जिसने अपनी बहुत ज्यादा गुस्से में आके अपनी 13 साल शादी बीवी को डाइवोर्स दे दी। 3 बच्चे थे और 13 साल की शादी थी, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में आके ना उस बंदे ने डाइवोर्स दे दी, दूसरी शादी कर ली। अब क्या हुआ कि वो कपल जो था वो आया सर के पास काउंसलिंग के लिए, और उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई क्या मसला है। बीवी ने बताया कि 7 साल हो गए हमारी, मतलब दूसरी शादी थी उसको 7 साल हो गए हैं, लेकिन 7 दिन इनको कुछ नहीं देखा, और हम शादी में मुश्किलात ही बढ़ती गई मैंने देखी है। तो काफी काउंसलिंग के बाद ये पता चला कि वो जो हस्बैंड थे जिन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, वो गिल्ट में थे कि गुस्से में आके मैंने शायद अनफेयर किया। मतलब एक होता है ना कि आपको गुस्से में आप एकदम कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और फिर बाद में जब आप थोड़ा सा कूल डाउन होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपने कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कोई इम्प्रेशन दे दिया है। तो उसको जो था वो गिल्ट था। अब सर ने पूछा कि भाई अगर आपको इतना ज़्यादा इस चीज़ पे गिल्ट है तो क्या आपने कभी
अपनी बीवी से या अपने बच्चों से बात करने की कोशिश की। तो उसने कहा कि जी वो इसी सेम सिटी में ही रहते हैं, लेकिन कभी मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी बीवी के सामने जाऊं या बच्चों के सामने जाऊं, मुझे लगता है कि मैं मुजरिम। तो फिर उसको खैर काफी काउंसलिंग के बाद उसको भेजा गया, और उसे उसने अपनी बीवी से बात की, अपोलोजाइज किया, बच्चों से बात की, उसने बताया कि वो कितनी मिजरी से गुजर रहा था। बीवी की सुनी कि उसने बेचारी ने कितनी सफरिंग सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। लेकिन एंड ऑफ द डे हुआ ये कि बच्चे फिर जाहिर सी बात जैसे हर वीक मिलने लग गए, वो एक चीज जो गिल्ट थी उसके अंदर ने गलत किया है वो आहिस्ता आहिस्ता मिटी गई, कि जब बच्चे उसके साथ अटैच होते गए, एक बड़ा बच्चा था वो उसके साथ रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो जो गिल्ट है वो आपको, अब आपसे गलतियां तो होती हैं, इंसान गलती का पुतला है, गलतियां तो होती हैं, लेकिन अगर उस गलती को आप पूरी जिंदगी अपने साथ लेके चलते रहेंगे तो आप अपने साथ भी जुल्म करेंगे, और जो आपके साथ अटैच हैं उनके साथ भी आप जुल्म करेंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमूव गिल्ट फ्रॉम यू। जो भी आपने गलती की है इससे जल्दी जल्द से जल्द जो है वो छुटकारा जितनी जल्दी आप हासिल करेंगे उतनी जल्दी आपकी बेहतर होगी। उसके बाद से गुड टू ऑल वरीज। इसमें बड़ी सर ने बात की कि हमने ना अक्सर ये बात बनाई हुई है कि हम क्या करें, दुनिया ही ऐसी है, हम क्या करें कि दुनिया अच्छी ही नहीं है, तो हमें तो मुश्किल होगी ना हर चीज में। हर जिंदगी के शोबे में हमने कोई ना कोई रीजन लगा के हमने परेशान जरूर होना होता है। तो इसमें एक इसी तरह की एग्जांपल एक सर ने लिखी हुई है कि एक मैनेजर था जो कि बड़ी अच्छी पोस्ट पे मैनेजर था, और उसने क्या किया कि सर के पास आया और उसकी कंपनी जो थी वो मर्जिंग की, था कि शायद वो नहीं इस जॉब को नहीं सस्टेन कर सकेगा, और कंपनी शायद उसको निकाल दे। तो उसकी बातों से और उसके अपीयरेंस से यही लग रहा था कि वो बहुत लो सेल्फ एस्टीम वाला है, और उसके उसमें कोई ड्राइव भी नहीं है इतनी ज्यादा। मतलब देयर इज नथिंग स्पेशल इन हिम के कंपनी वाले उसको कहीं कि नहीं भी हम क्यों आपको डाउनसाइज करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम रखेंगे आपको, कोई रीजन नजर नहीं आ रही थी। थे वो कंपनी में था भी, अब जाहिर सी बात है 13 साल इज अ बिग टाइम। तो फिर क्या हुआ कि उसकी काफ़ी काउंसलिंग हुई, और सर से उसकी बात हुई काफ़ी कि भाई आप अपने आप इम्प्रूव करें, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। आप आपके साथ जो होना है उसका वो आपके इख्तियार में नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा है कि आप नहीं इस कंपनी में ठीक, तो आप नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपको जो है वो अल्लाह ताला ने यही जॉब देनी है, तो फिर आपके लिए कोई आपको कोई इस चीज़ से हटा नहीं सकता। तो उस पे क्या है कि आप अपने आप को तैयार हैं, अल्लाह ताला ने आपकी एफर्ट्स देखनी है, जो भी फैसला होगा वो आपकी एफर्ट्स पे होगा। आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, कोई ऐसी चीज़ सीखें जो कि जो कि नोटिसेबल हो, जो कि सपोर्टिव हो, जो कि आपकी जॉब के साथ मैच करती हो, जो कि आपको मैनेजर बनने के लिए आपको सेकंड करे कि हाँ भी इसमें क्वालिटीज हैं जो कि ये बंदा ये कर सकता है। तो ऐसा ही हुआ, उसने जो था वो सीखी, बहुत सी चीज़ें सीखी, उसने अपना कॉन्फिडेंट इम्प्रूव किया, उसने लैंग्वेज के कोर्सेज किए, उसने बहुत से कोर्सेज किए, जिसकी वजह से वो जो था वो बहुत इम्प्रूव हुआ। इसके अलावा उन्होंने बहुत जो अच्छी बात इसमें मुझे लगी कि उन्होंने अपनी फैमिली से भी बात की कि मैं इस तरह परेशान हूँ, और मैं एक बहुत अहम फैसले मेरी ज़िंदगी का है जिसमें आप लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तो क्या आप मुझे सपोर्ट करते हैं? तो फैमिली वालों ने भी पूरी बात सुन के समझ के उनको सपोर्ट किया, बच्चों ने सपोर्ट किया, उनकी मिसेज ने टीचिंग की जॉब शुरू कर दी, उनके बड़े बेटे ने सुबह कॉलेज जाते थे तो शाम को इवनिंग में जॉब शुरू कर दी। सो ही हैज अ सपोर्ट, मतलब उसको जो एक डर था कि पता नहीं अब क्या होगा, वो सारा उसने अपने आप को कॉन्फिडेंट भी कर लिया, फैमिली को भी शामिल कर लिया, और सारी चीजें उसने मतलब अपने हैंडल भी हो गया उसका, उसने उसकी जो परेशानी थी वो उसने समहाउ कहीं न कहीं उसने हैंडल कर ली। तो 5 महीने बाद जब वो दोबारा सर से मिलने आया तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि अगर मुझे इसका मतलब इतना वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गए थे और इतना उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे लगता है कि इस कंपनी ने मुझे प्रमोट ना किया तो मुझे किसी दूसरी ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। मतलब ये हमारा बिहेवियर रहना चाहिए कि यार कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ हमसे छिन रही है तो इससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला बेहतर हमें चीज़ देगा। लेकिन हाँ, शर्त ये है कि हमें उसके लिए तगदो करनी पड़ेगी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो कोई भी चीज़ जो है वो परेशानी से ख़त्म नहीं होती। हम हमारा रिएक्शन क्या है उसकी तरफ उससे परेशानी होती है।
उससे परेशानियां जाती हैं। तो एक और बच्चा था जो कि जिसको हार्ट अटैक हुआ था, और उससे पूछा गया कि भाई क्या रीजन थी, तो उसने खुद बताया कि मैं अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी की शादी होनी है और मैं उसके लिए 23 साल से परेशान हूँ। पता नहीं है वो 23 साल की बेटी थी या नहीं, ये नहीं मुझे लिखा हुआ, लेकिन 23 साल से वो बंदा सिर्फ इस बात पे परेशान है कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर 23 साल के अंदर अंदर वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज कर लेता कि जिससे, परेशानी किस चीज की परेशानी, मतलब जहेज की परेशानी, शादी होने की परेशानी, लड़का ढूंढने की परेशानी, किस चीज की परेशानी, अगर वो परेशानी को कर लेता, हाईलाइट कर लेता और उसके बारे में कुछ ना कुछ रोज कोई एक छोटा मोटा स्टेप, कोई भी एक छोटा स्टेप, जैसे फॉर एग्जांपल 23 साल में आप रोज 100 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपये निकाल के अगर रख लें, तो आपके पास सेव होती जाती है कोई चीज, या आप कोई, आपके पास कोई चीज बचती है, तो अगर वो बंदा, कोई पैसे बचते हैं, तो अगर वो बंदा हर महीने कोई एक एक चीज लेके रखता, तो वो स्ट्रैटेजी है, ना कि ये कि आप 23 साल परेशान ही रहो एक ही चीज पर। हमने कभी ये नहीं सुना कि परेशानी की वजह से, नहीं, हमने कभी ये नहीं सुना कि बहुत ज्यादा काम करने की वजह से लोग मर जाते हैं। कभी ऐसी न्यूज नहीं हमने सुनी होगी कि उस बंदे ने बहुत ज्यादा दिन रात काम किए, इतना काम किया कि वो बेचारा मर गया। नहीं, ऐसी कोई खबर मैंने तो आज तक कभी नहीं सुनी, लेकिन हाँ, मैंने खबरें बहुत सुनी हैं कि बहुत से लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं, क्योंकि वो परेशान रहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से उनको फ्रीक्वेंट, मैंने कितने ज्यादा केस एक्सपीरियंस किए हैं कि यंग पीपल, बहुत ही जवान लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से, सिर्फ परेशानी से। सो इट इज नॉट वर्क दैट किल्स, इट इज द वरी दैट किल्स। हमें इस चीज को ये ख्याल करना चाहिए कि जो प्रेजेंट होता है ना, वही रियलिटी है। हमें बहुत ज्यादा, या तो हम पास्ट में रह के अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं, उस गिल्ट को या उस चीज को हम साथ लेके चलते रहते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, या हम आने वाले दिन की बहुत परेशानी लेकर तो अपना प्रेजेंट खो देते हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमने जो भी रियलिटी है ना, वो आज के दिन की है। आज अगर आप अपने आप को कल की परेशानी के लिए में बिजी रखेंगे, तो आप अपना आज भी खो देंगे। आज आपके पास टाइम था कि आप अपने बच्चे के साथ खेलें, आप अगर इतनी परेशान हैं और कल के लिए पता नहीं कल क्या होगा, मेरे हस्बैंड मेरे से नाराज हो गए हैं, पता नहीं वो कल क्या मेरे साथ करेंगे, अपने बच्चे को इग्नोर करेंगी आप, आपका पूरा घर इग्नोर हो जाएगा। आप इस परेशानी में कि पता नहीं क्या, वो शाम को आएंगे हस्बैंड, तो पता नहीं अब फिर क्या होगा, उस डर से आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकेंगी, कोई अच्छा खाना नहीं बना सकेंगी, घर को इतना अच्छा साफ नहीं रख सकेंगी। तो कल की आगे होने वाले लम्हे की परेशानी में हम अपना जो जिस जिस टाइम से हम गुजर रहे होते हैं, वो हम खो देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमने जो हमने काम करना है अपनी थिंकिंग को ठीक रखने के लिए और अपनी जिंदगी को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए, उसमें है कि हमने डिपेंडेंसी सिंड्रोम से बाहर आना है। हमने ये नहीं कहना कि जी, जैसे औरतें बहुत ज्यादा कहती हैं कि जी हम अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं, तो इसलिए हम ये बात नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग डिपेंडेंट होते हैं, एज अ ह्यूमन हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, बच्चे माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं फॉर सम रीजन, लेकिन इतने नहीं है कि आप आपकी जिंदगी के जो मेन डिसीजंस हैं वो भी आप ना ले सकें। जैसे बहुत सी लोग वो सिर्फ इस वजह से नहीं दूसरे शहर जाते कि बीवी बच्चे खुश नहीं हैं, ठीक है, कोई ऐसे बहुत से कोई बड़े बड़े फैसले जो कि जिसमें आपकी फैमिली भी इन्वॉल्व होती है, वो आप नहीं ले पाते, क्योंकि जो है आपकी बीवी आपका साथ नहीं देती, या आपका शौहर आपका साथ नहीं दे रहा, या आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उनकी डिग्रीज हैं, या वो सेटल नहीं हो रहे, या उनके दोस्त छूट जाएंगे। तो इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी नहीं होनी चाहिए कि हमारे मेजर फैसले जो हैं वो सफर हो, और उन सफर होने की वजह से क्या होता है कि फिर हम खुश नहीं रहते, कि हम जो करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर पा रहे, और हम खुश नहीं रह रहे, और जाने अनजाने में हम अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं अपने रिश्तों के ऊपर। उसके बाद है कि हमने अपना गुस्सा जो है ना वो खत्म करना है। अगर हमने गुस्सा खत्म ना किया, तो गुस्सा हमें खत्म कर देगी। एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल्स में और इंसानों में वो यही फर्क होता है कि मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि जानवर जो हैं वो चॉइसेस नहीं कर सकते।
लेकिन ह्यूमन कर सकते हैं, जैसे अगर कोई एक डॉग बार्क करता है तो दूसरा भी करेगा। लेकिन इंसान के पास ये चॉइस है कि अगर कोई वो कुत्ता भौंकता हुआ देख रहा है तो वो खुद ना उसको उस पर चीखने लग जाए, वो अपनी अपना काम करे जो उसने करना है, अपनी अपनी रास्ते जाए। तो हमारी जो गुस्सा है ना वो हमारी रैशनल एबिलिटी खत्म कर देता है, कि हमें सोचने समझने से जो है ना वो हम जाते हैं कि अच्छा हमने अब करना क्या। तो गुस्सा जो है वो यूजुअली हमारी छोटी छोटी चीजों पे आता है हमें, जैसे ट्रैफिक में हम फंस गए तो वो गुस्सा कुछ गुस्से ऐसे जिसका जिसका कोई हल नहीं हो सकता, मतलब जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है आपको। ठीक है, किसी बच्चे ने बदतमीजी की उस पे तो आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन नॉट अब आपके ऊपर चॉइस है कि अब आप उसने बदतमीजी की तो अब आपका क्या बिहेवियर है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि जिसमें कोई गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, जैसे अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो अब क्या करें। ट्रैफिक मतलब किसी एक बंदे ने तो नहीं फंसाई ना ट्रैफिक, या जो है वो बहुत लोग एकदम सारे घर से बाहर निकल आए इस वजह से सारा जाम क्यों निकल सके, अब इसमें क्या गुस्सा करने वाली बात है। या जो है अगर कोई बंदा जो है वो काम पे जा रहा है और वो लेट हो रहा है तो दूसरे लोगों को वो बोलना शुरू कर देगा क्योंकि वो लेट हो रहा है। ऐसे तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उस पे हमारा कोई बस नहीं है। इसी तरह जो बॉस है या टीचर है या कुलीग है उसने कोई कोई ऐसी बात कर दी है कंपनी के लिए या उस सिस्टम के लिए या घर के लिए या स्कूल के लिए अच्छी नहीं है, तो उसमें हमारा क्या बस चलेगा। फिर उसके बाद दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें गुस्सा चढ़ जाता है कि आप कह रहे हैं कि शुमाल को जाना है तो दूसरा कह रहा है जनूब को जाना है, तो आप अब अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू है जनूब को जाना है तो आप उस पर भी गुस्सा करेंगे कि शुमाल को क्यों नहीं कह रहा। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलहदा है, उस आपकी दुनिया अलहदा है, उस बंदे की दुनिया अलहदा है, तो आप हम पॉइंट ऑफ व्यू अलहदा होने का मतलब आप किसी का सर फाड़ दें। उसके अलावा बच्चे वो काम नहीं कर रहे जो आप चाह रही हैं, कि बच्चे ऐसे क्यों नहीं हो रहे जैसे मैं चाह रही हूँ, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे, आहिस्ता क्यों नहीं बोल रहे, इनको नजर नहीं आ रहा मैं परेशान हूँ, ये मुझे तंग क्यों कर रहे हैं। तो इन चीजों पे आपका किसी किस्म का कोई नहीं है, बस नहीं चलेगा। इसी तरह लॉट ऑफ वर्क टू डू है कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर आप कोई कंपनी में हैं या घर में अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, किचन का बहुत ज़्यादा आपने अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग की है या घर की पूरी डीप क्लीनिंग कर रही हैं, तो उस वजह से आपको थक गई और आपको गुस्सा चढ़ गया। तो इसमें गुस्सा चढ़ने वाली क्या बात है, आपने अपना घर ही साफ किया है, या अगर आप बच्चों पे गुस्सा करती हैं इस बात पे कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैंने कितना काम किया है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसके अलावा मौसम। जी। इसके अलावा जो मौसम है वो अगर खराब है, बारिश है ज्यादा, तो उस पे गुस्सा है कि बारिश क्यों हो गई। तो ये सारी चीजें जो है ना ये हमारी इससे बनता तो कुछ नहीं है, इससे ये होता है कि हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी लोगों के सामने खराब हो जाती है कि यार ये अजीब सा बंदा है, खाम खाम में ऐसी बातों पे गुस्सा होता है जो जिसका ना कोई तुक बनता है ना कोई इसका हल है। तो ये ऐसी बातों पे क्यों गुस्से होता है। और दूसरी बात ये होती है कि हमारी अपनी इमोशनल स्टेट खराब होती है, हम अपने जहन को सिग्नल दे रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, सोके अगर हम गुस्से हो रहे हैं ना किसी चीज पे तो बिल्कुल जेन्युइन हो रहे हैं। ये हमारी आदत बन जाती है फिर। इसलिए गुस्सा जो है ना इसमें बहुत ज्यादा जो हमारे हमें हदीस से मिलती है गाइडेंस, वो ये होती है कि आपने जब आपको गुस्सा आए तो आपने क्या करना है, आपने अगर आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं, अगर आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, अगर आप तब भी आप नहीं ठीक तो आप पानी पी लें। तो ये वाकई ही सही बात है और ये एक वेस्टर्न रिसर्च से भी ये साबित होता है कि ये बिल्कुल ठीक सोल्यूशन है कि जब आपको गुस्सा आए ना तो आप अपनी बिहेवियर को थोड़ा सा डिले कर दें। और जब आप अपने गुस्से को थोड़ा सा डिले कर देते हैं ना तो आपका वो गुस्सा जब आप दोबारा उस चीज उसको बात करते हैं ना तो आप उस इंटेंसिटी में नहीं करेंगे जब आपको गुस्सा चढ़ा होगा, चाहे बेशक वो बात खराब हो गलत हो, लेकिन उस इंटेंसिटी में आप वो बात नहीं करेंगे। उसके बाद है लर्न टू क्वेश्चन। हम जो है ना सवाल पूछने से डरते हैं इस वजह से कि हमें लगता है कि शायद हम जो सवाल पूछेंगे वो गलत होगा, या हम जो सवाल पूछेंगे वो शायद लोग उसका मजाक उड़ाएंगे।
इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो ये ना हमारे स्कूल सिस्टम ने अनफॉर्चुनेटली हमें सिखाया हुआ है कि खबरदार सवाल नहीं पूछना, बस जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो एक बंदा आया सर के पास काम के लिए, जो कि 36 ईयर्स का था। उसने बेचारे की 7 जॉब्स उसने बदली 12 साल में, और उस बेचारी की शादी भी 3 दफा हुई, भी टूट गई। तो वो आया तो सर ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा मिजरी है तुम्हारी जिंदगी में, तो व्हाट यू थिंक, व्हाट इज द रीजन। तो वही कि ब्लेम, उसने सबको ब्लेम करना शुरू कर दिया कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। काफी सेशन के बाद सर ने कहा कि अच्छा बताओ तुमने क्या किया, कि मतलब तुम्हारा क्या रिएक्शन था इस चीज के बारे में, कि तुमने हर दफा अपने आप से क्वेश्चन नहीं किया कि यार क्या ऐसी बात है, मतलब 3 शादियां टूट जाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। तो कोई इंसान अपने आप से इतना तो पूछ सकता है कि यार क्या ऐसी वजह है कि जो मेरे में जो मैं इसको नहीं चला पा रहा, या क्या ऐसी रीजन, चाहे आपकी गलती ना भी हो, लेकिन कोई तो ऐसी रीजन होगी ना, कोई तो ऐसा वीक पॉइंट होगा आपका जिसको जो जो छिड़ता है, जिसकी वजह से आप नहीं चल पाते आगे। तो उसने कहा कि हाँ मेरी ही गलती थी, कि मैं ही बहुत ज्यादा, मेरा सिनिकल एटीट्यूड है, मैं बहुत लोगों को क्रिटिकली देखता हूँ, जज करता हूँ, ऐसे कमेंट करता रहता हूँ। तो यस दिस इज द रीजन। तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए, स्पेशली ये बहुत स्टेप है कि हमें अपने हस्बैंड से जब हम लड़ते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता कि बेसिकली वो उन्होंने कहा क्या है। हम हमेशा मिसअंडरस्टैंड ज्यादा से ज्यादातर लड़ाइयाँ जो होती है ना, चाहे वो हस्बैंड से हो, चाहे फैमिलीज में हो, इन लॉज में हो, हम मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हम क्वेश्चन नहीं करते कि क्या आपने ये कहा है, क्या आप जो कह रहे हैं, जो मैंने समझा है, क्या आपने वो कहा है। आई कैन अश्योर यू कि अगला बंदा 90% कहेगा नहीं मैंने ये नहीं कहा जो आप कह रही हैं, मैंने ये नहीं कहा जो आप समझ रही हैं। तो क्वेश्चन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को एक तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लर्न करें, और दूसरा अगर हम अपने आप को क्लियर करें। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, नोबडी अंडरस्टैंड्स यू, नोबडी कैन रीड योर माइंड। आपको आपके अंदर घुस के कोई आपको नहीं पढ़ सकता। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है कि वो अनलेस यू एक्ट नथिंग वुड चेंज। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं चेंज होगा। ये आप कहेंगे जी मैं घर बैठे बैठे बहुत सी चीजें कोशिश कर लूंगी, या पढ़ लूंगी, या देख लूंगी, कोशिश करती हूँ, अच्छा प्लान बनाती हूँ, वो अगर आप सिर्फ इस हद तक रहेंगी तो फिर कुछ नहीं चेंज होगा जब तक आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगी। और स्मार्ट वे को यूज करते हुए, स्मार्ट वे का जो है ना, वो सर ने लिखा हुआ है कि स्मार्ट होता है एस। एस जो है वो प्रेजेंट करता है स्पेसिफिक को, स्पेसिफिक गोल हो आपके। जैसे मैंने जो है वो इस मंथ में बस 20 20 kg लूज करना है फॉर एग्जांपल। एम जो है वो मेजरेबल हो कि जो है मैं अपनी अपनी इनकम या घर का जो है ना, वो घर में मैं अपना शेयर कोई कोई ना कोई दूंगी, और मैं इतना परसेंट शेयर दूंगी अपने घर को, चाहे वो काम से हो, चाहे वो मेरी अपनी हार्ड वर्क से हो, चाहे वो पैसे कमाना हो। उसके बाद जो ए आता है स्मार्ट में, वो है एक्शन ओरिएंटेड, कि आप एक्शन क्या लेते हैं, और एक्शन जो है वो आपने जो भी जो आपकी हर्डल्स आ रही हैं उस काम में, उस प्लान में जो क्या आपने बनाया है उसको एड्रेस होगा। उसके बाद जो आर आता है वो है रियलिस्टिक। गोल आपका रियलिस्टिक होना चाहिए, चाहे बहुत छोटा सा हो, बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन अचीवेबल हो। और लास्ट में जो टी है वो है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1 महीने में 20 पाउंड कम करना है। तो ये वो स्मार्ट एक टूल है। इसको इसको इसमें आपको बहुत सी मटेरियल मिल जाएगा नेट पे, कि स्मार्ट एक ऐसा टूल है कि जो कि हमें लेके चलता है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाता है, हमारा कोई गोल क्लियर होता है इससे। जैसे कहते हैं ना कि हरकत में बरकत है। तो जब तक आप कोई एक्शन लेंगे नहीं, तक आपका जो है ना वो कोई जिंदगी सीधे नहीं होने वाली। तो इस इसमें मजीद जो स्टेप्स सर ने बताए हुए हैं, बहुत से स्टेप्स बताए हुए हैं कि आपने अपना लाइफ पैशन पहले देखें कि आपका क्या है पैशन, उसकी तरफ आपने कैसे जाना है, उसको अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। लिखें, लिखने की आदत डालें, लिखें अपने पास, लिखें कि यार मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये आप जब तक आप अपनी सोच को अपने सामने नहीं लेकर आएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आप वैसे करना चाह रही हैं। फिर उसके बाद
सोच उसके उसको विजुलाइज करना, ये भी मैं आगे एक टेक्निक आएगी उसमें मैं आपको ज्यादा अच्छा बताती हूँ। हाँ जी, ये वाली, ये है वी प्रिंसिपल जो होता है ना, वो विजुलाइज, वर्बलाइज, इमोशनलाइज, एक्शनाइज और प्रेराइज है। इसमें होता क्या है कि आपने जो भी आपने अपना गोल बनाया है ना करने का, उसमें सबसे पहले आपने वर्बलाइज भी पहले आ सकता है और विजुलाइज भी आता है। सर ने वैसे वर्बलाइज लिखा हुआ है पहले, कि आपने ना जो भी जो चीज आपने बनाया है, वर्बलाइज को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो आप जो भी अपने अपनी चाह रहे हैं ना कि यार मैं ये चीज अपने अंदर चेंज करूंगी, उसको ना आप बोलें, अपने मुंह से बोलें, अपने लफ्जों से बोलें उसको, अपने आप को बार बार वो लफ्ज बोल के सुनाएं, अपने दोस्तों को सुनाएं, अपने पास घर वालों को सुनाएं। तो जब तक आप सुनाएंगी नहीं ना, आपको नहीं समझ आएगी कि आप क्या कर रही हैं। फिर उसके बाद आपने उसको विजुलाइज करना है, आपने उसके बारे में ड्रीम करना है कि अच्छा यार ये ऐसा है, इसको ऐसे करना, ऐसे करेंगे। मैं जो हूँ वो अपने आप को जब पॉजिटिव करूंगी तो सारे मुझे सराहेंगे, मुझे कहेंगे वाह यार तुम तो इतनी ज्यादा चेंज हो गई हो, तुम्हारे तो बच्चों में कितना ज्यादा चेंज आ रहा है। उसको विजुलाइज करें, इमोशनलाइज के उसके साथ कोई अपनी अपनी अटैचमेंट शो करें, अपनी कोई इमोशनल अटैचमेंट शो करें। उसका कोई ऐसा इमेज बनाएं कि जिससे आप उसके बारे में बहुत ज्यादा देख कर ना उसको खुश हो, मतलब इतना ज्यादा आप उसको विजुलाइज बोलें उसको कि वो उसके साथ आपकी जब भी आप उस चीज को बोले तो आप वो लव्स या वो गोल आपके सामने है तो आप एकदम खुश हो जाएं, एक्साइटेड हो जाएं। फिर एक्शनाइज, जो मैंने पहले ही बता दिया कि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेयराइज, कि अल्लाह ताला से आपने दुआ जरूर करनी है कि अल्लाह ताला मैं इस चीज को करना चाहती हूँ, आप प्लीज मेरी मदद करें। मेरे में जितना दम था या जितनी मेरे में हिम्मत थी वो मैं कर चुकी, लेकिन आप जो है ना मजीद मेरी हेल्प करें। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम एक कदम मेरे से उठाओ तो मैं 10 कदम तुम्हारे पास आता हूँ। तो फिर अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो फिर हो वाकई ही हो जाता है। उसके बाद इन इन सारी चीजों के बाद सर ने लिखे हुए 5 बेसिक रूल्स हैं जो कि हम जिंदगी में अपना लें तो हमारी जो है जिंदगी में बेहतरी है। हमने हमारी जिंदगी में हर रोज, पहला है कि हमारी जिंदगी में हर रोज चैलेंजेस आते हैं, अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे या चैलेंजेस तो हैं और हमने इसको देखना ही है, हमने इसको डील करना ही है, तो वो हमारे लिए शायद आसान हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई हम सुबह उठ के हम कभी ये दुआ करें अल्लाह ताला आज मुझे कोई चैलेंज ना देना, आज मेरी जिंदगी में आसानी करना, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद दूसरा है कि से नो टू यूजलेस इमोशंस, कोई ऐसी इमोशंस जो कि हमारा बेड़ा गर्क कर दें पूरे दिन का, उससे अवॉइड करें। किसी ने आपको कुछ एक बात कह दी सुबह सुबह और पूरा दिन आपका खराब हो गया, आप उस बंदे का तो कुछ नहीं गया, वो तो आराम से अपने काम पे चला गया, लेकिन आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया, तो आप अपना पूरा दिन बर्बाद ना करें, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखें। आप उस बंदे को छुड़वाएंगे जो आपको कह के यार तुम्हारा तुम ऐसी थे तुम वैसी थे, वो आए तो खुश हंसती हुई नजर आए। तो इमोशंस आप अपने खुद कंट्रोल में रख सकती हैं। भागना, सिचुएशन से भागे ना, कि मैं अगर इन लॉज मुझे तंग कर रहे हैं तो ठीक है मैं इनसे बात ही नहीं करती। किसी से बात ना करना कोई कोई वो नहीं होता, सोल्यूशन नहीं है, आप मजीद मुश्किल में फंस जाएंगी। प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें और हम एकदम रिस्पॉन्ड ना करें सिचुएशंस को। ये बहुत से हमारे मसलों का हल यही निकल जाएगा कि जब आपको गुस्सा चढ़ा होता है या कोई आपको बात पूरी स्टोरी पता ही नहीं होती, कॉइन्स की दो साइड होती हैं, जब आपको पूरी स्टोरी पता ही नहीं होती तो रिस्पॉन्ड इमीडिएटली नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैंने कुछ थोड़ी बहुत फीलिंग्स बताई हुई हैं कि ये वाली फीलिंग्स को हम अगर अवॉइड करें तो हमारे जो एक्शंस मैंने पीछे बताए हैं ये लेना आसान हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम नो गुड, ये मैंने पहले भी बता दिया कि गिल्ट होती है या आपके पास एक ऐसी चीज होती है कि जो आप कहते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ या मेरे में एबिलिटी नहीं है करने की। तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकती, मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकती, मैं मियाँ के साथ भी कुछ नहीं कर सकती, हर वक्त डांटे खाती रहती हूँ, बच्चे भी मेरे शिकायतें आती रहती हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। तो ये वाली चीज जो है फौरन आपने अपने अंदर से निकालनी है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इमोशन है। व्हेन पीपल पुट यू डाउन के दूसरी चीज होती है कि जब आपको लोग कहें कि यार तुम तो कुछ एक तो ये है ना कि आप कुछ नहीं कर सकती, दूसरा ये है कि लोग आपको कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती। तो आपको अल्लाह ताला ने दो कान दिए, एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें बीच में जो सोच रही है ना उसको साफ रखें और एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। हाँ, इसका एक पॉजिटिव पहलू मैं आपको ये बता सकती हूँ कि भाई आप ये करें
कि जो है ना, जो आपकी सोचें हैं दरमियान में, एक कान के दूसरे कान से के दरमियान तक जो सोचें हैं ना, उसको क्लियर रखें। और अल्लाह ताला ने जो है ना वो आपको बहुत क्लियर एक बात की है कि अगर आप माफ कर देना, और ये एक सूरह नूर की मेरा ख्याल है ये आयत है कि बल्कि माफ कर देना और दरगुजर कर लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर माफ कर दे? अल्लाह कसूरों को माफ करने वाला है। इसलिए आप भी ना दूसरे लोगों को माफ कर दिया करें और हंस के आगे चले जाया करें। इसको कहते हैं लाफ इट आउट, कि जो लोग आपको कहते हैं उसको छोड़ें और अब आप वो उस काम पे तवज्जो दें जो आप कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये वाली फीलिंग जिससे हमें लगता है कि नहीं हमारे पास तो काम टाइम ही नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो हर इंसान के पास ना थ्री अल्लाह ताला ने 365 डेज दिए हैं। 12 महीने हर किसी के पास है, 7 दिन हर किसी के पास है, 24 घंटे भी हर किसी के पास है। तो अब आपने देखना है कि वो जो लोग जो कामयाब होते हैं वो इन 24 घंटे को कैसे यूज करते हैं, और आप अगर कह रही हैं कि नहीं मेरे मेरे से नहीं होगा, तो आप कैसे यूज कर रही हैं। अपनी कैटेगरीज बनाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिस कैटेगरी में आप आ रही हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरीज इस तरह होती हैं कि वो काम जो बहुत ज़रूरी हैं वो फर्स्ट में आएंगे, सेकंड जो कि ठीक है इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसको उसमें से थोड़ा सा स्किप किया जा सकता है, स्मार्ट बना जा सकता है, टाइम को सेव किया जा सकता है। और थर्ड वो कैटेगरी है जो जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, जो वेस्टेज ऑफ टाइम है। उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट से बचना है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट जो हम जब शुरू कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सी एनर्जी हम अपनी इसी तरह वेस्ट कर देते हैं दूसरे को कन्विंस करने के लिए कि नहीं मैं ठीक कह रही हूँ और तुम गलत कह रहे हो। फिर उसके बाद है कि जब आप फेलियर को कन्फ्रंट करते हैं तो आपने ये नहीं सोचना होता कि यार मैं तो हाँ, बिल्कुल जो है ना अब कुछ नहीं हो सकता, और मेरे लिए अब कोई सारे रास्ते बंद हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होता, आपने क्रिएटिव बनना होता है, आपने उस टाइम पर आपने अपने आप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना होता है, आपने नई अपनी कमिटमेंट्स करनी होती हैं, अपनी मिस्टेक्स को देखना होता है, आपने एक रीकैप करना होता है अपनी ज़िंदगी का कि अच्छा मेरे से साथ अगर ये हुआ है तो मैं अब मैं क्या करूँ? पेशेंट होना पड़ता है, परसिस्टेंट लानी पड़ती है अपने अंदर, जिसकी वज़ह से आपके अंदर ये चीज़ निकलेगी, और अगर आप ये करेंगे तभी आप आगे जा सकेंगे। उसके बाद व्हेन यू फील ये वाली फीलिंग भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं समझता, मेरे हस्बैंड नहीं मुझे समझते, या मेरे बच्चे नहीं मुझे समझ रहे, या मेरे इन-लॉज़ नहीं मुझे समझ रहे। मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं समझता, तो लिहाज़ा मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। अ, ये भी एक डिप्रेशन का अल्लाह ने आपको इतने ज़्यादा लोग इर्द-गिर्द दिए हैं। अब आप फ़ायदा कैसे उठाते हैं और कैसे आप उनका आपको अपने बेस्ट तरीके लाते डिपेंड करता है। अ, ये एक मिशका की हदीस भी लिखी हुई है कि इनसे प्यार करिए। हमारे ऑब्जेक्टिव जो है ना वो लोगों तक महदूद होते हैं। कहते हैं कि हमने इसके साथ ये किया, तो उसने हमारे साथ क्या किया? उसने तो कुछ भी नहीं किया, और हम अगर हम ये करें ना कि नहीं मैंने अल्लाह के लिए, मुझे अल्लाह ने कहा कि अपने हस्बैंड की इताअत को, अल्लाह ने उसके साथ अच्छा, अल्लाह ने कहा कि बच्चों के साथ नरमी से रहो, मुझे अल्लाह ने कहा को माफ, तो फिर आपकी बहुत आसान हो जाएगी, नहीं लगेगा कि आप अकेली हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जब हेल्थ जो है वो तो आप बहुत ज़्यादा आपकी नेगेटिव जाएँगी। हमारी जो 20-30 साल में जो हमारी डाइट होती है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपको बदलना पड़ता है। इसी तरह आप है वो आपकी 40 साल के बाद आपकी बॉडी साइंस देना शुरू, अब तो ख़ैर हमारी फूड और हमारे लाइफ़स्टाइल की वज़ह 40 ईयर्स से पहले ही हमारी बॉडी साइन देना कर देती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी। लेकिन ये बात तो ज़रूर हमें मिल जाता है ऐसा क्लू कि जिसको हम देख लेते हैं कि क्या ऐसा मसला है। हम इमोशनल हैं जिसकी वज़ह से ऐसा हो रहा है, हम मेंटली जिसकी वज़ह से हमारी हेल्थ गिर रही है, या हम स्पिरिचुअली डेड हैं जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी गिर रही है। उसके बाद लास्ट में सर ने कुछ एक्सरसाइजेस बताई हुई हैं, आप कैसे जो है अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, जो कि अब जो हुआ सो हुआ, जो आप ज़िंदगी में
अनप्लेजेंट सिचुएशंस थी, वो आ गई और अब आपको समझ नहीं, आपको नहीं पता था, आपने उनको इमोशंस बना लिया, आप नेगेटिविटी की तरफ चले गए। लेकिन उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं वो की हुई हैं, दी हुई हैं, जिनसे हम अपनी इन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज जो है उन्होंने दी हुई है कि चेंजिंग अनप्लेजेंट मेमोरीज। मैं बस इसको जल्दी से कवर कर रही हूँ, 2-3 चीज़ें हैं तो इसको मैं जल्दी से कवर कर रही हूँ कि अनप्लेजेंट मेमोरी के लिए ना आपने क्या करना है कि आपने एक वो वाला टाइम रिकॉल करना है। अच्छा, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इस पे सर ने खास तौर पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है कि ये आपने तब करनी है जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो। ये बेसिकली एनएलपी की एक्सरसाइजेज हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। इसमें आप लोगों को किसी की हेल्प भी चाहिए होती है, हेल्प ले लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद करना चाहें, अपने माइंड को इतना अच्छा ट्रेन करना चाहेंगे, आप खुद उसको कंट्रोल कर सकती हैं, तो ठीक है, आप ज़रूर करें। लेकिन अब उस वक़्त जब आप बिल्कुल सुकून में हों, जब अनप्लेज़ेंट कोई सिचुएशन है, कोई ऐसी मेमोरी है जो कि आपके दिमाग में बैठी हुई है, तो आपने उसको मिटाना है। तो आपने क्या करना है कि आपने उस मेमोरी को अपने दिमाग में लेकर आना है, ठीक है? शुरू से एंड तक आपने पूरा अपनी फ़िल्म एक चलानी है कि अच्छा पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर वो हुआ था, फिर उसके बाद फिर मैंने जो है ना अपनी फ़ीलिंग बना ली। अब एक दफ़ा आपने सोच लिया, दूसरी दफ़ा जब आपने सोचना है ना, तो आपने कोई एक पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक लगाना है, जिसके लिए आपको मैंने पहले बता दिया, किसी बंदे की हेल्प चाहिए होगी कि जब आप सोच रही होंगी तो एक अनप्लेज़ेंट म्यूज़िक बज जाएगा पीछे, तो जिसकी वज़ह से आपको अ, वो बहुत ही बिल्कुल मिसमैच था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बहुत ही कोई रोने वाली आप कोई मेमोरी सोच रहे हैं और पीछे पिंक पैंथर का म्यूज़िक लग गया है। तो वो ना ऐसे जैसे कोई एक मज़ाहिया सी न्यूरो एसोसिएशन हो जाएगी उस मेमोरी के साथ। जब आप दोबारा उसको वो म्यूज़िक आप सुनती रहेंगी और साथ वो आपकी मेमोरी भी चलती रहेगी। अब वो म्यूज़िक उसके साथ अटैच हो गई। अब म्यूज़िक बंद हो गया और अब जब आप दोबारा कभी भी वो आपके दिमाग में वो मेमोरी आएगी, तो आपको पिंक पैंथर का म्यूज़िक याद आएगा और आप हँसना शुरू कर देंगी। तो इसके लिए जो है ना वो बहुत तसल्ली से ये काम करने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ये बता रही, आप प्लीज़ बुक लेके खुद इन एक्सरसाइजेस को देखिएगा, ये बहुत अच्छी हैं। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस के लिए भी सर ने एक बहुत अच्छी बताई हुई है कि आपने एक कॉन्फिडेंट वाला लम्हा सोचना है कि जब आप ज़िंदगी में कभी तो कोई ऐसा लम्हा आया होगा जब आप कॉन्फिडेंट थे। कभी स्कूल में, कभी घर में, कभी बच्चों के साथ, कभी कोई ऐसा मौका ज़रूर आया होगा, वो आपने ज़हन में रखना है। और जब आप वो पूरी फ़िल्म आप अपने दिमाग में चलाएँगे कि हाँ, वो एक लम्हा था, मैं उधर गई, मैं अंदर गई, फिर वो मैंने देखा इतने ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, फिर भी मैं स्टेज पे गई, स्टेज पे जाके मैंने परफ़ॉर्म किया, सारों ने इतनी तालियाँ बजाई। अब आपने साथ जब ये साथ सोचते सोचते जाना है ना, तो आपने अपनी बॉडी पे कोई एक पॉइंट प्रेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हाथ को प्रेस कर रही हैं या बाजू पे कोई पॉइंट प्रेस कर रही हैं, टाँग पे कोई पॉइंट प्रेस कर रही हैं। तो वो जो न्यूरो एसोसिएशन है वो उस पॉइंट पे लग जाएगी। अब आप जब भी उसको पॉइंट को दबाएँगी उस फ़िल्म को चलाने के बाद पूरा जब वो न्यूरो एसोसिएशन लग जाएगी उस पॉइंट पे, फिर दोबारा कभी आप अपनी ज़िंदगी में वो कब जब भी पॉइंट दबाएँगी, आपको अपना कॉन्फिडेंट याद आएगा और आप आगे आने वाले लम्हों में जब आप चाहेंगी कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप उसको प्रेस करेंगी तो आप कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगी। इसके अलावा मोटिवेटिंग योरसेल्फ और चेंजिंग बिहेवियर के बारे में भी सर ने बताया हुआ है, अभी इसको मैं नहीं एक्सप्लेन कर रही। So, in the end, you are bigger than you think you are. आप जो आप समझ रही हैं कि आप हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अशरफुल मखलूक़ात बनने के लिए जो है ना वो बहुत सुपर पावर्स चाहिए होती हैं। तो इंसान को ये पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा सुपीरियर है और अक्सर लोग जो है ना वो इसी गलती में मारे जाते हैं कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं है या ना ही मेरे पास कोई पावर है। आपके पास बहुत-बहुत बड़ी पावर है, जिसको अल्लाह ताला ने आपको दिया है और आप उसको यूज़ करने का एक तरीका बस आप अगर सीख लें, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होने वाला। सो मोटे-मोटे पॉइंट हैं, बस 1 मिनट में मैं इसको रिपीट कर रही हूँ और फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप अपने हाथ में रखें। आप खुद ज़िम्मेदार हैं अपनी ज़िंदगी की, आपने अपने कब्र में खुद जाना है, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। वहाँ पर आप जाके ये बहाने नहीं बनाएँगी, वो मेरे मियाँ ने मुझे बुला लिया, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, बच्चे रो पड़े, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, नहीं, ये कोई एक्सप्लेनेशन या रीज़न्स आपसे नहीं सुनी जाएँगी। आपसे अपने मालों का आप अपने मालों के जवाबदेह होंगी, लोगों के मालों के जवाबदेह नहीं होंगी। नो की का वर्ड जो है वो अपनी डिक्शनरी से निकाल दें कि मैं नहीं कर सकती, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। अपने राइट ब्रेन को यूज़ करें जो कि एम्पैथी आपको ज़्यादा
बताता है, जबकि लेफ्ट ब्रेन आपको लॉजिकल क्रिटिकल होना ज़्यादा सिखाता है। क्रिटिसाइज करना कम करें और एम्पैथेटिक हों। क्रिटिसिज्म छोड़ दें, इम्पेशेंस छोड़ दें, पेशेंस लाएं अपने अंदर, टॉलरेंस लाएं अपने अंदर, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और चीज़ों को टाइमली टाइमली नहीं वाइजली रिएक्ट कर सकें। फिर उसके बाद अपने आप पे यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इस दुनिया में लेके आया है तो यकीनन कोई ना कोई क्वालिटी किसके साथ ही लेकर आया है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। उसके बाद बस चलते रहें, रुके ना, चलते रहें। किसी ना किसी तरह से आप ये कहते रहें कि भई ठीक है, ज़िंदगी मुश्किल है और व्हाटएवर, लेकिन मैंने स्टॉप नहीं होना। आप कहते हैं ना कि अगर आप चल रही हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप चलने की हिम्मत नहीं रखते तो आप रेंगना शुरू कर दें, तो वो भी आपके लिए आपकी ज़िंदगी को कहीं न कहीं सपोर्ट करता है। तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच। एक हैंड रेज़ हुआ है, आई डोंट नो कि आई कैन आस्क यू द क्वेश्चन इफ यू हैव। तो डॉक्टर ज़ुबिया, दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्च्युनिटी, और आई होप कि आपको मेरी इन चीज़ों से कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे मिले होंगे जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह फाइजा, बहुत ही मजा आया। किताब भी बहुत शानदार थी और आपने जिस तरह से उसकी समरी बताई वो भी बहुत ही जबरदस्त थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबिया। थैंक यू। आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइव सेशन अटेंड किया और जो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे। रिकॉर्डिंग्स अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएंगी। फाइजा, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू जज़ाकल्लाह। डॉक्टर ज़ुबिया। जज़ाकल्लाह।